तो उस सोल्यूशन के कितने अक़साम हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दूध को उठा लिया, पानी में हल कर दिया, करते हैं ना गुज्जर लोग, पानी को उठाकर उसके अंदर दूध डालते हैं, वैसे ही दूध को उठाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं उसमें, तो वो पानी दूध के अंदर जाकर मिक्स हो जाता है, फुली मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से बन गया सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन दोनों जो कंपोनेंट्स के बीच में है, वो दोनों कंपोनेंट्स, एक वाटर लिक्विड है और दूसरी तरफ मिल्क, दूध, वो भी लिक्विड है। तो यहां पर हम बता रहे हैं वही सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसके भी 3 टाइप्स हैं। एक है मिसिबल लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा है पार्शली, हाफ तौर पर, आधे तौर पर मिसिबल, जो एक दूसरे में फुल हल ना हो सको, और तीसरा है इम्मिसिबल, कंप्लीटली इम्मिसिबल सॉल्यूशंस। अच्छा, अगर लिक्विड को हम लिक्विड में हल करना चाहें तो इसके ये 3 टाइप्स है। मिसिबल, वो 2 लिक्विड्स जो एक दूसरे में पूरे तरीके पर हल हो सकते हो। पार्शली मिसिबल, जो पूरे तरीके मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स हैं जो पूरी तौर पर एक दूसरे में हल हो सकते हो। पार्शली मिसिबल वो लिक्विड्स हैं जो पूरी तौर पर एक दूसरे में हल नहीं हो सकते हो, हल होते हैं लेकिन आधे तौर पर, आधे कुछ होकर। इम्मिसिबल, जो बिल्कुल भी एक दूसरे में हल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज विच इज कंप्लीटली मिक्सड, जो कंप्लीटली मिक्स होते हैं। दिस इज पार्शली मिक्सड, आधा मिक्स हो जाते हैं, आधा रह जाते हैं। दिस इज नेवर मिक्स, वो कभी मिक्स ही नहीं होते। ऐसे 3 टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ले लो, एक एग्जाम्पल तो यही हो गया, दूध को उठाकर पानी में डाल दो, वो कंप्लीटली मिसिबल है, एक दूसरे में हल हो सकते हैं। अल्कोहल को उठा लो, अब केमिस्ट्री की जुबान में जरा बात करते हैं, वाटर में हल कर दो, कंप्लीटली मिसिबल है। ईथर को उठाओ और ना वाटर नहीं, अल्कोहल में हल कर लो, तो ये सब के सब एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर हल हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। पार्शली मिसिबल, जो कुछ हल हो सकते हो, ज्यादा हल नहीं होते, उसको हम पार्शली मिसिबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले लें ईथर को वाटर के साथ मिक्स करें, तो अगर आप ईथर को उठाओगे, पानी में डालोगे, ईथर को उठाओगे, पानी में डालोगे, तो 6.5% ईथर पानी में हल हो सकता है। और अगर पानी को उठाओगे, पानी को एज अ सॉल्यूट इस्तेमाल करोगे और ईथर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे, पानी को उठाकर ईथर में डालोगे, तब जाकर 1.2% वाटर ईथर में हल होगा। सो in both the cases they are not mixed completely, their mixing is upon its partial part, they are mixed partially। जब partially आधे तौर पर मिक्स हो रहे हैं, इस तरह के लिक्विड्स को हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे के लिए कहते हैं। इसमें फिर बहुत से कुछ सिस्टम्स शायद आपके बुक में है, कौन कौन से हैं, एक ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ट्राई इथाइलमाइन वाटर सिस्टम है, निकोटीन वाटर सिस्टम है, पिनोल वाटर सिस्टम है, बात की गई है यहां पर पिनोल वाटर सिस्टम के ऊपर। पिनोल वाटर सिस्टम, जब पिनोल को हम वाटर में हल करना चाहें, पहली बात, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पिनोल की डेंसिटी है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So ये पिनोल is more denser than water, so if you mix both the liquids together, the pinole will get the lower position and the water will float upon
द सरफेस ऑफ द पीनोल। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो पीनोल नीचे जाएगा और वाटर पानी ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी कम है और पीनोल की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, तो पानी अपर, यहां हमने एक टब ले लिया, इसमें मिक्स कर दिया दोनों को। ये यहां पर मैं कुछ एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करूंगा जो कि ये दिखाता है कि ये अपर सरफेस है। सो अपर सरफेस में जो होगा वो वाटर होगा। ये लोअर सरफेस है, सो लोअर सरफेस में जो होगा वो पीनोल होगा, क्योंकि पीनोल इज मोर डेंसर देन वाटर। पीनोल की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। राउंड अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर तुम इस दोनों को हल करोगे तो यहां पर जो है ऊपर वाले हिस्से में, पीनोल वाटर सिस्टम के ऊपर वाले हिस्से में 5% सोल्यूशन होगा, 5%। और वो 5% क्या होगा, क्योंकि यहां पर ऊपर वाटर है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, पीनोल एज अ सोल्यूट होगा, तो ये हुआ पीनोल इन वाटर, पीनोल पानी में। नीचे जो होगा वो होगा 30% वाटर इन पीनोल। अब यहां पर सॉल्वेंट पीनोल है, क्योंकि पीनोल ज्यादा है, वाटर कम मिकदार में है। 30% वाटर पीनोल में नीचे लेयर में, 5% पीनोल वाटर में अपर लेयर में। इस तरह से पीनोल वाटर सिस्टम बन जाता है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम दोनों को मिला लेते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड से। लेकिन यहां पर एक बात यह है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो ज्यादातर उमूमन टेम्परेचर के साथ इनकी ये जो मिसिबिलिटी है, ये मिसिबिलिटी ये इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके ये जो पीनोल वाटर सिस्टम हमने बनाया है, इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जाएं, तो ये जो दो लेयर्स है, अपर लेयर और लोअर लेयर, अपर लेयर में वाटर है, लोअर लेयर में पीनोल है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते जाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस तरह के 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस केस। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो सिस्टम है पीनोल वाटर सिस्टम, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मुकम्मल तौर पर पीनोल और वाटर एक दूसरे में हल हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर। सो जब ये मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, उसके बाद इस मिक्सचर के अंदर 34% वाटर होगा, 66% पीनोल होगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ये बना लेंगे, नहीं सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, 34% पीनोल होगा और 66% वाटर होगा। इस तरह से ये हल हो जाएंगे। ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये दोनों हल हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर दो मिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे में इतने हद तक हल हो जाते हैं जिससे वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के काबिल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहेंगे। कंसोलेट टेम्परेचर भी उसको कहा जाता है। सो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर वाटर पीनोल सिस्टम इज 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक मिसाल है। अच्छा, तीसरे की तरफ अगर हम आ जाए, वो है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, जो एक दूसरे में बिल्कुल ही हल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बेंजीन को उठा लो, डॉक्टर की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, किसी भी प्रैक्टिशनर के दुकान पर आपको मिल सकता है, जाकर उठाओ बेंजीन को। पानी घर में बहुत ज़्यादा है, पानी की किल्लत तो यहाँ नहीं है, कोई करबला में तो नहीं रह रहे। तो पानी को उठाकर उस जो प्रैक्टिशनर के दुकान से तुम बेंजीन ले चुके हो, दोनों को हल कर दो।
इतने इतने आंखें खुदा ने दी है, उसके थ्रू इसको देखो, देखने को मिल जाएगा कि ये एक दूसरे में हल ही नहीं हो रहे, इमिसिबल लिक्विड्स है, सो इमिसिबल लिक्विड्स है। इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड, चलो ये तो लेबॉर्ट्री में मिलेगा, यहाँ पर नहीं होगा। सो वो अगर तुम पानी में हल कर दो वो भी इमिसिबल लिक्विड्स होगा, इमिसिबल होगा, वो भी बिल्कुल ही हल नहीं होंगे एक दूसरे में। सो ये इमिसिबल लिक्विड्स हो गए। इसी तरह से लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के थ्री टाइप्स। अगर हम वजन ग्राम्स में ले ले तो सॉल्यूट के इतने ग्राम्स जो 100 ग्राम के सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए काफी हो, इसके इस एक्सटेंट को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। नहीं पड़ रही बात, दिमाग में नहीं आ रही, चलो शरबत की मिसाल ले लेते हैं। शरबत सुनकर आपको अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो शरबत बना रहे हैं हम, चीनी का शरबत बना रहे हैं पानी के अंदर। अगर एक गिलास उठा लिया तुमने, मस्त गर्मी लगी है और शरबत बना रहे हो अपने लिए, वो भी चीनी का, शुगर का। चीनी उठा लिया, शुगर, कितना शुगर उठा लिया? जितनी मर्जी हो आपकी उठा सकते हो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? तेरे पैसे है, दुकान तेरे सामने है, मार्केट तेरे सामने है, जितनी आपकी मर्जी चीनी उठा लो। लेकिन हल कौन करेगा? वो अब केमिस्ट्री के पास अब आओगे, केमिस्ट के पास अब आओगे, अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी केमिस्ट्री की, अब याद आ जाएगी केमिस्ट्री की। अच्छा जो भी हो, ये हमने एक गिलास वाटर ले लिया, मान लो ये वाटर जो है ये 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स पानी तुमने उठा लिया एक गिलास के अंदर। अब चीनी डालते जा रहे हो इसमें, मीठा शरबत पीना है तुम्हें, चीनी उठा रहे हो, डाल रहे हो, पैसे तुम्हारे अपने थे, चीनी अपनी खरीदी है, किसी के बाप की चीनी है ही नहीं, तुम्हारी मर्जी, जितने डाल सकते हो डालते रहो। चीनी तुम डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, हत्ता कि जब यहां पर आपने 20 ग्राम कुछ चम्मच चीनी डालते जा रहे हो, लेकिन दानों के हिसाब से, इतना सखी तुम नहीं हो, थोड़ी सी कंजूसी है आपने, दानों के हिसाब से डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, चम्मच में थोड़ा थोड़ा उठाकर डालते जा रहे हो। 20 ग्राम चीनी जब तुमने मुकम्मल की इस 100 ग्राम के पानी में, दिस इज द टर्म विच वी आर डिफाइनिंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स रूम टेम्परेचर। याद रखना होगा, ये बात हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कर रहे हैं। ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ग्राम्स का पानी तुमने ग्लास में ले लिया था, जब 20 ग्राम की चीनी उसमें डाल दी, 20 ग्राम तक तो मुकम्मल हल हो गई। अब तुमको और भी मिठास चाहिए, और भी चीनी डालते जा रहे हो, और भी मिक्स करते जा रहे हो, लेकिन जैसे ही 21वां ग्राम तुमने डाल दिया इसमें, तो वो जो 1 ग्राम 20 ग्राम के ऊपर हो गया, वो ग्राम सीधा नीचे जाकर बैठ गया, मतलब वाटर में हल नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि ये सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है, दिस हैज बीन सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड बन गया ये सोल्यूशन, इसमें अब और सॉल्यूट और चीनी तुम हल नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब ये बन गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, इसको सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट जो कि चीनी है उसकी 20 ग्राम की ज़रूरत होती है। ये जो 20 ग्राम है आउट ऑफ 100, ये हुआ 20%। ये 20% सॉल्युबिलिटी है ऑफ शुगर इन वाटर, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। आ गई समझ में? नहीं आई तो दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो, चौथी बार देख लो, आखिरकार तो समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आई तो पूछ लेना। अच्छा, यहाँ पर अब सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। 3 फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। एक है नेचर, उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हल होगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हल होगा। नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर पर तो सिर्फ गैसेस डिपेंड करते हैं, आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। और तीसरा जो है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में बातें थोड़ी सी आएंगी।
पहले बात करते हैं नेचर के बारे में। अगर पोलर को पोलर में हल करोगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलर को नॉन पोलर में हल करोगे तो डिपेंड करता है, कुछ नॉन पोलर थोड़े से ज़्यादा हल हो जाते हैं पोलर में, कुछ नॉन पोलर बिल्कुल ही हल नहीं होते पोलर में, डिपेंड करता है इसमें एक्सटेंट पर। लेकिन पोलर का पोलर के निस्बत नॉन पोलर का पोलर में सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हल नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्गेनिक में उससे ज़्यादा हल हो सकती है, डिपेंड करता है नेचर पर। यहाँ पर एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने उठा लिया 100 ग्राम का पानी, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, दो चीज़ें इसमें मैं हल करना चाहता हूँ। इस 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में मैं दो किस्म की चीज़ें हल करना चाहता हूँ। एक है अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा है मरकरी क्लोराइड HgCl2। अच्छा, बात हो रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टैंडर्ड कंडीशन है। अमोनियम नाइट्रेट इस स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में 100 ग्राम के पानी में ये अमोनियम नाइट्रेट 192 ग्राम्स हल होगा, और उसी तरफ ये मरकरी क्लोराइड HgCl2 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम के पानी में 6.5 ग्राम्स हल होगा। ठीक, अब सेम केस को हम ले लेते हैं, लेकिन यहां पर जो 100 ग्राम का पानी है इसको बना लेते हैं 100 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को उठाकर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट है जो 192 ग्राम हल हो रहा था, इथाइल अल्कोहल के अंदर सिर्फ 3.8 ग्राम्स हल होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मरकरी क्लोराइड है जो कि सिर्फ 6.5 ग्राम हल हो रहा था इस वाटर के अंदर, वो इसी इथाइल अल्कोहल के अंदर अब 47.6 47.6 ग्राम्स हल होगा। तो ये नेचर पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, पोलर को और नॉन पोलर को देखकर इस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है या कितनी कम हो सकती है। दूसरी बात प्रेशर है। प्रेशर इज ओनली अप्लाइड अपॉन द गैसियस स्टेट, ये सिर्फ गैसियस स्टेट पर असरअंदाज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सोडा वाटर्स जितने भी है, कोक, पेप्सी, ड्यू, स्प्राइट, स्टिंग वगैरह जितने भी सोडा वाटर्स है, इनके बोतल के अंदर इनके जायके को बरकरार रखने के लिए कि इनका जायका ख़राब ना हो जाए जितना भी वक्त गुजरता जाए। अच्छा, जितने भी कूल ड्रिंक्स आप पीते हो, जब आप खोलते हो कूल ड्रिंक को तो उससे एक आवाज़ आ जाती है चुस, और फिर बुलबुले देखने को मिलती है, उबल रहा है जिस तरह से। तो ये इन कूल ड्रिंक्स के ऊपर इस प्रेशर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को हल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि किसी चीज़ की टेस्ट को सस्टेन रखने में मदद देती है। कोई भी चीज़ हो, और डबल रोटी भी आप ले सकते हो, फर्मेंटेशन भी इसीलिए होती है। डबल रोटी जब मोटी हो जाती है उसमें गैप्स पैदा हो जाते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, तो उसकी टेस्ट जल्दी ख़राब नहीं हो सकती। बोटल्स को सील किया हुआ होता है, क्यों? ताकि इस प्रेशर को मेंटेन रख पाए वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सोडा वाटर्स में, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो इस प्रेशर के थ्रू। जो सोडा वाटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड हल हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके टेस्ट को बरकरार रखती है। जो ही तुम बोतल को खोलते हो चुस की आवाज़ आ जाती है, थोड़ी देर बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जब चली जाती है, 2-3 घंटे बाद आप खुले बोतल को पियो, उसमें वो टेस्ट होगा ही नहीं। वो एसिडिटी, वो जो शोरनेस आती है थ्रोट में, वो जो फील कराती है तुमको, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चला गया है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो फैक्टर था जो सस्टेन रख रहा था इसकी टेस्ट को। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि गैसियस स्टेट है, इस सोल्यूशन के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, इसको ज़्यादा करने के लिए
प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा था और वो उसी बोतल के कैप से, उस सील से उसको मिल रही थी। जो ही सील खोल दिया, प्रेशर ख़त्म हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। इस तरह से ये होता है। अच्छा, चौथा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जनाब ये डिपेंड करता है, यहाँ पर कोई जनरल रूल नहीं है कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या टेम्परेचर के कम होने के साथ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। देयर इज़ नो जनरल रूल। हाँ, लेकिन इस तरह से हम कह सकते हैं, जब कोई सॉल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस से बनती हो, एंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब करती हो, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हो। फॉर एग्जांपल, अगर AgNO3 को तुम H2O में डिजॉल्व करो, Ag सिल्वर नाइट्रेट NO3 H2O में डिजॉल्व कर रहे हो, यहां पर सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बन रहा है। ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इसको हीट की जरूरत है और वही तुम भी कर रहे हो। इसको टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वो और भी टेम्परेचर खींचेगा, और भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा। जितना ही ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही इस सिल्वर नाइट्रेट का इस वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर ये सॉल्यूशन क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक मतलब अगर इस सॉल्यूशन की बनाने की हम कोशिश करें तो इससे हीट वो इवॉल्व होगा, खारिज होगा। सो लिथियम कार्बोनेट अगर वाटर के साथ हम मिक्स करें, सॉल्यूशन बनाएं, तो लिथियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ मिलेगा तो हीट इवॉल्व होगा, निकलेगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात यह है कि इसको जरूरत ही नहीं है, किसी शख्स को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तुम जबरदस्ती उसको दे रहे हो, तो वो डिनाई ही करेगा उसको, वो रोकेगा वहां पर और तुमको भी रोक लेगा। सो इस बंदे को हीट की जरूरत नहीं है और तुम जबरदस्ती इसमें हीट ठोक रहे हो, हीट अंदर कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसको जरूरत नहीं है, तुम दे रहे हो, तुमने इसका मूड बिगाड़ दिया। जब इसका मूड बिगड़ दिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, इसकी सॉल्युबिलिटी वो कम होगी, क्योंकि उसकी जरूरत वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको जरूरत नहीं है, हीट की जरूरत उसको नहीं है। तुम जबरदस्ती उसमें वही चीज, वही हीट, वही घुसा रहे हो जो उसको जरूरत नहीं है। सो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सो यहां पर कोई जनरल रूल नहीं है कि किस चीज की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, किस चीज की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पर डिपेंड करती है ये बातें। इस तरह से अगर तुम पोटाशियम नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट, यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, इसकी सॉल्यूशंस के बनाने के लिए अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो इससे तुम ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी तरफ अगर यही सीजियम सल्फेट या लिथियम कार्बोनेट, तो हमने यहां पर लिखा है सीजियम सल्फेट है, इसके सॉल्यूशन के लिए तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब तुम डिटेक्ट कर सकते हो कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बाज इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मिलते हैं, जिस तरह के ये हुआ हमारे साथ सोडियम सल्फेट। ये कुछ अजीब सा कारनामा दिखा रहा है सोडियम सल्फेट।
ये सोडियम सल्फेट जब Na2SO4.10H2O सॉरी Na2SO4, अच्छा ये हुआ सोडियम सल्फेट। अगर इस सोडियम सल्फेट को तुम पानी में हल करोगे, किसी भी सॉल्वेंट में हल करोगे, इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। विद increase in temperature solubility will also increase। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब 305 डिग्री केल्विन तक आप पहुंचे, इसके ऊपर अगर अब भी तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सेम कंडीशंस है, इसके ऊपर भी 306 डिग्री केल्विन, 360 डिग्री केल्विन, 308 डिग्री केल्विन, सो ऑन, सो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी उल्टा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से केसेस भी देखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स में होती है। यहाँ पर हमने एग्जांपल सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल किया है। सो सोडियम सल्फेट 305 डिग्री केल्विन तक तो एंडोथर्मिक वाली साइड रिएक्शन शो कर रहा था, लेकिन 305 डिग्री केल्विन के ऊपर वो एक्सोथर्मिक वाला बिहेवियर शो कर रहा हो रहा है। इसके नीचे ये सोडियम इस तरह से होता है डीकाहाइड्रेट की शक्ल में, लेकिन जब इससे ऊपर चले जाते हो तो फिर ये सोडियम एनहाइड्रस सल्फेट बन जाता है, फिर इसमें ये वाटर भी नहीं होता। सो कुछ इस तरह से बिहेवियर भी देखने को मिलते हैं।